नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु बाजपेयी और मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु बाजपेयी ऑफिशियल पर आप सबका स्वागत है। ये बहुत ख़ास प्रोग्राम है "का से किताब", जिसमें हम अपने मेहमानों से बात करते हैं, उनके पढ़ने-लिखने के बारे में, उनकी प्रिय किताबों के बारे में और किताबों से उनके रिश्ते के बारे में। और आज हमारे साथ हैं जाने-माने कवि, लेखक, अध्येता अशोक वाजपेयी जी और आज हम उनसे बात करेंगे कि उनकी दुनिया में किताबों की क्या जगह है। सर बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर मुझे ये बताएँ कि अ, इन दिनों या पिछले दिनों या हाल-फिलहाल में आपने कौन-सी किताबें पढ़ी हैं या कौन-सी किताबें पढ़ रहे हैं? एकदम अभी तो कल ही खरीदी ये पुस्तक पढ़ रहा हूँ, अच्छा। सिमोन आर्मिताज की द आउल एंड द नाइटिंगेल। हाँ, अ, मेरे पढ़ने का बहुत बड़ा हिस्सा जी, कविता का है। जी, अ, पिछले दिनों अ, कुछ जीवनियाँ भी मैंने पढ़ी, जी, जैसे अल्बेर काम्यू की, फ्रेंच उपन्यासकार नथाली सराउत की, अमर्त्य सेन की, अम, एक पुर्तगीज कवि हुए हैं फर्नांडो पेसोआ, उनकी 1000 पृष्ठ की जीवनी है, तो उसको ज़रा धीरे-धीरे पढ़ रहा हूँ। अच्छा, उसमें जो दिलचस्प बात है वो ये है कि वो उनकी मृत्यु तो लगभग 37 वर्ष की आयु में हो गई। जी, उन्होंने 4 अलग-अलग नामों से 4 अलग-अलग शैलियों में कविताएँ लिखी और उनके जीवन काल में किसी को पता नहीं था कि ये वही व्यक्ति है जो इतने नामों से लिख रहा है। अच्छा, और वो जब डरबन में थे, जी, तो जी, महात्मा गांधी भी वहाँ थे। तो उन पर महात्मा गांधी की मितव्ययिता, सख्ती और अपने लक्ष्य के लिए आसक्ति का बड़ा जी, प्रभाव पड़ा। अब ये बात ऐसी थी जो मैं अगर जीवनी ना पढ़ता, तो मुझे कभी पता नहीं चलती। अम, तो अ, और ये जो किताब है जिसे मैंने खरीदी और पढ़ना शुरू किया, जी, द आउल एंड द नाइटिंगेल यानी उल्लूक और कोकिला। जी, अ, ये पुस्तक संभवतः आज से 7 या 800 वर्ष पहले जी, लिखी गई एक मध्यकालीन अंग्रेजी कविता का वहाँ के इंग्लैंड के पोएट लॉरिएट का नया संस्करण जी, है, यानी जी, पुनर्लेखन उन्होंने किया। जी, तो मेरा मेरा क्षेत्र चूँकि कविता का है और जी, कविता का मैं आप जानते ही हैं निर्लज्ज पक्षधर रहा हूँ, जी, तो इसलिए उस उसका बहुत बड़ा संग्रह मैंने घूम-घूम कर तैयार किया है। मेरे जी, पास जी, जी, मैं कविता पर तो मैं आऊँगा सर। मुझे ये बताएँ कि जो आप जीवनियों में जो आप रमते हैं, बार-बार जीवनियों की तरफ जाते हैं, तो जीवनी में ऐसा क्या ख़ास आप पाते हैं, जो आप जीवनी में इतना एक एक बताना तो चाहें? कवियों का मतलब कविता पढ़ने से जो जीवन प्रकट होता है, जी, वो जीवन वही नहीं है या पर्याप्त रूप से वही नहीं है, जो कि एक कवि जीता है। जी, एक तो वैसे भी जीने और लिखने में कुछ तो एक द्वैत है ही और जी, दूरी भी है। जो कुछ आप जीते हैं, वो सब का सब कविता में नहीं ला पाते हैं। बहुत जी, सारी छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं, जो कविता में नहीं आ पाती, जी, लेकिन जीवन में वो रहती हैं। तो एक तो मैं इसलिए पढ़ता हूँ जीवनियाँ कि इनको पढ़ने से उनके जटिल और सूक्ष्म और बहुत तरह की समस्याओं से घिरे मनुष्य का पता चलता है। जी, यानी वो मनुष्य जो लिखता है, जो जी, उसका एक काम है, लेकिन जी, वो जीवन जीता है और उसमें तरह-तरह की चीज़ें करता है। उस सब का लेखा-जोखा जीवनी में मिलता है। जीवनी से ये भी पता चलता है कि कई बार उसके जो पूर्वाग्रह प्रकट हुए हैं, उनका उत्स क्या है, वो कहाँ से आए, क्यों जी, हुआ? मसलन
नथाली सराउत और जॉन-पॉल सार्त्र के बीच जो मतभेद हुए और सार्त्र और काम्यू के बीच जो मतभेद थे, उन सब ने मिलकर क्या भूमिका अदा की, क्यों जी, किसी ने किसी का पक्ष लिया इत्यादि। तो जी, एक तरह से जीवनीय उपन्यास होती हैं। वो जीवन कथा भर नहीं है, वो एक जी, तरह का उपन्यास सा रस आता है उसमें। और जी, फिर कई तरह के ऐसे संदर्भ मिलते हैं जो आम तौर पर आपके ध्यान में नहीं होते। जी, जी। इसलिए मैं जीवनियाँ पढ़ता हूँ और अच्छा सर जी, जी, जी। इन दिनों तो हम ये रज़ा जी, फाउंडेशन से हिंदी जी। के बहुत सारे लेखकों की जीवनियाँ लिखवा भी जी, रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, वो देखी है हमने, जी, बहुत बड़ा काम है वो और बड़ा हाँ, ज़रूरी काम है। मुझे सर ये पूछना है, एक जैसे बहस भी चलती है कि एक कवि अपनी कविता में जैसा दिख रहा है, क्या ये ज़रूरी है कि अपने जीवन में भी वैसा ही हो या अपने जीवन में जैसा हो वैसा ही कविता में नज़र आए? बहुत सारे लोग कहते हैं कि दोनों एक जैसे होने चाहिए, बहुत से लोग ये कहते हैं कि दोनों में एकरूपता की कोई ज़रूरत ऐसी अनिवार्यता नहीं है, तो आप इस विषय में क्या सोचते हैं? देखिए अगर कवि कवि जीवन से तरह-तरह के संबंध बना सकता है। जी, एक संबंध तो ये है कि जीवन ही उसका कच्चा माल है। उसका अपना जीवन जो अनिवार्य रूप से दूसरों के जीवन से अ, भिदा पड़ा है, उससे उसका कोई ना कोई रिश्ता है दूसरों से। अब आपका अपना जीवन बिना दूसरों के तो संभव ही नहीं। और ये हम जी, लोगों ने बहुत पीड़ादायक ढंग से जाना कोविड प्रकोप के दौरान। जी, जी, हम बिल्कुल। कितना दूसरों पर निर्भर करते हैं और अगर यकायक वो दूसरे न हों, तो हम कितने असहाय अपने को अनुभव करते हैं। तो हमारा जीवन तो दूसरों के जीवन से बहुत ही मिला-जुला है, एक बात। तो जीवन और कविता के बीच में जो अंतर है, वो एक तो अनिवार्य अंतर है, जैसा मैंने कहा। अब कवि कई तरह से जीवन से रिश्ता बना सकता है अपनी कविता में। वो जीवन से पलायन कर सकता है कविता में। अगर उसका जीवन इतना दुर्धर्ष और कठिन और असह्य हो, तो वो जी, कम से कम कविता में एक दूसरा जीवन रच सकता है, खोज सकता है, पा सकता है। तो एक तरह से ये अपने अ, दैनंदिन जीवन या जो जीवन है उससे मुक्ति का, जी, उससे पलायन का, उससे हुँ, दूर जाने का उपक्रम कर सकता है। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि आपके जीवन और आपकी कविता के मूल्यों में जो अंतर हो, वो सिर्फ अनिवार्य अंतर न हो बल्कि पाखंड के स्तर का अंतर हो। जी, जी, यानी ये भी हो जी, सकता है कि आप कविता में तो बड़े उदात्त मूल्यों की और स्त्री-पुरुष की समानता की और जातिवाद के विरुद्ध और धर्मांधता के विरुद्ध और सांप्रदायिकता के विरुद्ध लिख रहे हों जी, और जीवन में आप जातिवादी हों, आप सवर्णवादी हों, आप दूसरों के साथ अत्याचार करते हों, आप जी, तो ये एक दूसरा पक्ष हो सकता है। और इन दोनों ध्रुवांतों के बीच बहुत सारी और तरह-तरह के संबंध हो सकते हैं। आम तौर पर हमको इसरार करना चाहिए उसी जीवन पर जो हमें कविता में रचित मिला है। क्योंकि अधिकांश कवियों के और प्राचीन कवियों के जीवन का तो आपको कुछ पता नहीं, जी, किंवदंतियाँ हैं। तो जी, तथाकथित जीवन या जीवनी के आधार पर आप कविता की परख नहीं कर सकते। जी, लेकिन अगर कुछ जानकारी हो, तो उसका कल्पनाशील उपयोग कर आप कविता में व्यक्त जीवन को, कविता में चरितार्थ जीवन को बेहतर समझ सकते हैं। ये जी। मैं अच्छा सर मुझे ये बताएँ कि कविता को कैसे पढ़ा जाना चाहिए? क्या इसको पढ़ने का भी कोई ऐसा तरीका है जिससे इसका ज़्यादा रस हम पा सकें एक पाठक के बतौर? अ, हाँ, हाँ। अव्वल तो कविता को खबर की तरह नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे मैं एक उदाहरण दूँ, जैसे मुक्तिबोध है।
अब मुक्तिबोध जी, एक ऐसे कवि हैं, मुझे लगता है कि उनको पढ़ने के लिए खास तरह की ट्रेनिंग चाहिए हाँ, हो सकती है। हाँ, अगर आप हाँ। जैसे इंसान से मैं पूछूँ तो आप कैसे देखेंगे? देखिए, मैंने पहले कहा कि कविता को खबर की तरह नहीं पढ़ना चाहिए। खबर की तरह न पढ़ने का मतलब क्या है? खबर जो है, कि मसलन प्रधानमंत्री ने 3 किसानी कानून वापस लेने की घोषणा की। जी, अब ये खबर का सारांश है जो ऊपर ही सुर्खी में आ जाता है। बाकी खबर इसका खुलासा है कि कहाँ कहा, क्या कहा और क्यों कहा, उसमें और क्या कहा। अब कविता में सच आपको ऐसे सुर्खी में या शुरू में या प्लेट पर समोसे की तरह रखा हुआ नहीं मिल सकता कि आप उसको गप से खा जाए। कविता को पढ़ने की विधि ये है कि आप उसकी भाषा पर, उसकी लय पर, उसके बिंब विधान पर, इस सब पर ध्यान देते हुए पढ़ें, धीरज से पढ़ें। कविता धीरज का मामला है। आप जल्दी में हैं और आपको कहीं किसी बेहतर काम के लिए जाना है, बेहतर आपकी अकल से, वैसे बेहतर भले ना हो, जाना है, तो आप जल्दबाजी में कविता ना पढ़ें। एक आपने मुक्तिबोध की कविता का उदाहरण दिया। मुक्तिबोध की कविता को मैंने उन पर लिखे गए हिंदी में संभवतः पहले निबंध में कहा था, जी, भयानक खबर की कविता। यानी वो खबर देती है वो आपको अपने बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने समय के बारे में, जो आप तक अभी तक पहुंचाई नहीं गई थी और जिससे आप विभिन्न कारणों से बचना भी चाहते हैं, क्योंकि भयानक खबर है, आप उसका सामना करने से कतराते हैं। तो मुक्तिबोध की कविता आपको विवश करती है कि आप सच्चाई का उसकी पूरी भयावहता में सामना करें। जी, बल्कि उनकी जो अंधेरे में कविता है, लंबी जी, कविता जो हिंदी जी, का एक क्लासिक उचित ही मानी जाती है, उसे आप देखें तो उसमें जो चित्र हैं और जो प्रसंग हैं, वो लगता है, हालाँकि वो 1960 से 1964 तक लिखी गई। जी, 4 बरस तक वो उसको लिखते रहे, सुधारते रहे। लेकिन वो लगता है जैसे आज की कविता है। जी, तो ये एक बड़ा गुण है बड़े कवि का कि उसको पूर्वाभास होता है कि क्या होने जा रहा है। जी, सिर्फ इसकी ही प्रतीति नहीं होती कि क्या हो रहा है, जी, बल्कि इसका भी पूर्वाभास होता है कि क्या होने जा रहा है। वही उसको बड़ा कवि बनाता है। आखिर तुलसीदास या कबीर या सूरदास या निराला या प्रसाद या गे, मुक्तिबोध, शमशेर ये बड़े कवि क्यों हैं? जी, क्योंकि ये अपने समय की, अपने अंदर की, अपने आत्मा की सच्चाई का भी पता देते हैं और क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है, जी, इसकी चेतावनी भी देते हैं। तो जी। बहरहाल वाह! अच्छा सर, मैं कविता पर बस ये एक सवाल है कि जो कविता अभी जिसे हम मुख्यधारा की कविता मानते हैं, बहुत सारे लोग, हुँ, क्या छंद को उसने बेवजह दखल कर दिया बेदखल कर दिया, या कि मतलब छंद से उसका कटाव जो है उसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि छंद तो होना चाहिए था, और जिस तरह से उर्दू में भी कविता की तरक्की हुई लेकिन गज़ल भी मज़बूत होती रही, तरक्की करती रही। वैसे हिंदी में छंद की कविता शायद मुख्यधारा की कविता से पीछे छूट गई, ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों को। देखिए, अव्वल तो छंद की जो एक बनी-बनाई धारणा है, वो जी, ये है कि छंद कुछ तुकों से इत्यादि से प्रकट होता है। असल में तो शब्द में छंद निहित है। हर शब्द का एक छंद है और कवि उसको पकड़ता है और उसका इस्तेमाल करता है। जिस कविता को हम मुक्त छंद की कविता कहते हैं और अब वो 70-80 बरस पुरानी है हिंदी में। जी, तो ज़ाहिर है कि खड़ी बोली में
जो कि इस समय हिंदी का सबसे मानक और प्रचलित और वर्चस्वकारी रूप है, जी, उस खड़ी बोली में कविता की कुल परंपरा तो 100 साल से अधिक पुरानी नहीं है, जी, और उसमें भी मुक्त छंद 80 साल से चला आ रहा है। तो जाहिर है कि मुक्त छंद हिंदी का जातीय छंद है। लोग सिरफिरे नहीं हैं, इतनी बड़ी संख्या में कवि लोग अगर कर रहे हैं। एक बात, जी, जिसे पारंपरिक छंद कहते हैं, उसका प्रयोग बहुतों ने किया भी है और नए कवियों ने भी किया है। शमशेर ने भी किया है, अज्ञे ने किया है, मुक्तिबोध ने, रघुवीर सहाय ने, श्रीकांत वर्मा ने, नरेश मेहता ने, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण ने, अनेक लोगों ने छंद का, धूमिल ने छंद का उपयोग किया है, उसको बदला है। जैसे श्रीकांत वर्मा ने कहा, ताल से, व्याल से, यानी जो अंत में तुक शब्द आ रहा है उससे जी, अगली पंक्ति की पहला शब्द की तुक बैठ रही। लोग ये भूल जाते हैं कि संस्कृत का अधिकांश काव्य तुकहीन है, उसमें जी, कोई तुक नहीं होती। ये तुक जो है, ये बाद का मामला है, बात ये का हमारी मामला। परंपरा का अनिवार्य अंग नहीं है और छंद का भी अनिवार्य अंग नहीं है। दूसरी बात। तीसरी बात, कि जिसको हम पहले कहा गया गद्य की लय, यानी जी, गद्य में भी एक लय होती है, उस लय को कविता में भी पकड़ा जाता है और कई बार गद्य में भी पकड़ा जाता है। आप निर्मल वर्मा का गद्य देखें, जी, कृष्णवल्लभ वैद का गद्य देखें, कृष्णा सोप्ती का गद्य देखें, उस सब में लय है और वो लगभग वैसी ही लय है जैसी आप कविता में सीधे सीधे देख पाते हैं। चौथी बात, जी, इस सब को कहने के बाद मैं कहूंगा कि लेकिन ज्यादातर लोग जो मुक्त छंद में लिखते हैं, जी, उन्हें छंद का ज्ञान नहीं है, यानी पारंपरिक छंद का। जी, उसका ज्ञान होता, उसका उन्होंने उपयोग किया होता और पाया होता कि ये अपर्याप्त है, तो उनका मुक्त छंद में जाना सही बैठता। ये बिना जाने, बिना कभी छंद का प्रयोग किए मुक्त छंद में जो उछल गए हैं, ये जी, थोड़ी चिंता की बात है। और आखिरी बात ये कि जी, छंद से एक जो बड़ा गुण कविता को मिलता रहा है, वो है उसकी स्मरणीयता, जी, यानी आप उसको याद करने में याद आसान कर हो। सकते, बिल्कुल। अब की कविता को याद करना काफी कठिन है क्योंकि उसमें उस तरह की स्मरणीयता नहीं है और ये कविता ने खोया है। छंद के बारे में ये कहा जा सकता है कि उसमें या तो आप अधिक कह जाएंगे और या कम कह पाएंगे, यानी जी, वो ठीक ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि छंद का की अपनी जो मांग है, कई बार आप एक छोटे बिंब से काम चला सकते हैं, छोटे जी, मतलब संक्षिप्त संक्षेप जी, से, जी, लेकिन छंद की मांग ऐसी होगी कि उसको आपको फैलाना पड़ेगा। तो कई जी। बार ऐसी चीजों से भी छंद से आपकी आपका असंतोष हो सकता है। यही वजह है कि छंद से आगे बढ़ गई या छंद को छोड़ दिया या गुरेज किया। अभी की जो हाँ, हमें जो अभी परिदृश्य नज़र आता है उसमें तो छंद नहीं नज़र आता। जितने भी अभी कवि हमें दिखते हैं, वो सब मुक्त छंद के ही कवि हैं। जी। हाँ, अ, हो लेकिन इसमें सर आपके बहुत फेवरेट कवि शायर हैं गालिब। हम गालिब को देखते हैं तो लगता है कि 2 मिसरों में पूरा उन्होंने समंदर समो दिया है और वो हाँ, लेकिन देखिए, अलग-अलग प्रतिभा और अलग-अलग समय जी, उसके बरक्स आपको सूरदास में जी, या कि कबीर में, जी, तुलसीदास में, जी। ये रूप किमि जाय बखानी, गिरा अनयन नयन बिन हाँ, बानी। यानी इस तरह की सौंदर्य की जो बिल्कुल सघन अनुभूति है, वो कैसे हुँ, प्रकट हो रही है। सूरदास में रहरी मानिनी कान न कीजे, यह जोबन अंजुरी को जल है, ज्यों गोपाल मांगे त्यों दीजिए। क्या बात है! क्यों पाला? अब ये
तो ऐसा हमारे यहाँ भी हुआ है। जी, हमारे यहाँ धीरे-धीरे दिक्कत क्या है, हमने पूरे रीति काव्य को खारिज कर दिया। विक्टोरियन मूल्य व्यवस्था के जी, हिसाब से, जी, क्योंकि यौनिकता और स्त्री-पुरुष संबंध ये सब हमारे यहाँ अ, थोड़े वर्जित से हो गए। तो जी, इसने बड़ा नुकसान किया है, जबकि भाषा का जो सौंदर्य और हिंदी की ब्रज और अवधि की जो सुषमा है, जो उसका उसकी ऊर्जा है, उसका जो वितान है, वो जितना इसमें प्रकट हुआ रीति काव्य में, उसको हमने कह दिया कि ये तो दरबारी है। तो दरबारी, अव्वल तो कालिदास भी दरबारी थे। जी, सिर्फ भक्ति काल के कवियों ने जानबूझकर दरबार से अपने को अलग रखा था। हाँ? जी। तो सूरदास ने इनकार कर दिया था, और अकबर के उसमें तो अब तुलसी अब का होएंगे न, हम नर के चाकर मनसबदार, रघुवीर के पटो लिखो वो लिखो दरबार, दरबार। तुलसी अब का होएंगे नर के मनसबदार, और जी। संतन को सीकरी से का काम हुँ, वगैरह। हुँ, तो ये भक्ति काव्य में हुआ, लेकिन उसके पहले तो राज्य का और काव्य का संबंध बड़ा सघन रहा है। और आगे जाकर ये गालिब तो लगातार कोशिश करते रहे कि अंग्रेज जी, बहादुर बिल्कुल, उनको पेंशन दे दें। बिल्कुल। हाँ, तो इस तरह का जो संबंध है राज्य से, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हमारा सत्ता से अलगाव शुरू हुआ। हम सत्ता विरोधी शुरू हुए जी, और आज तक बने हुए हैं। जी, लोकतंत्र में साहित्य सत्ता विरोधी ही हो सकता है। वो तो सत्ता का प्रतिपक्ष ही होगा। और जी, ये हिंदी साहित्य की उज्जवल परंपरा है। इसलिए उस पर हमें अभिमान भी करना चाहिए कि हम जी। राज्य भक्ति और चापलूसी और कायरता में फंसे हुए साहित्य नहीं हैं। हम उदग्र और प्रतिपक्ष और प्रतिरोध के साहित्य हैं। क्या बात है! वाह! सर मुझे ये बताएँ कि अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपकी सबसे प्रिय किताबें कौन-सी हैं, तो आपके दिमाग में कौन-सी किताबों के नाम सबसे पहले आएँगे और क्यों? अगर आप बता पाएँ? अ, मैं सिर्फ विदेशी किताबों का ज़िक्र करूँगा, क्योंकि बाकी तो और लोग जी, कर जी। ही चुके होंगे। नहीं, सबसे नहीं, पहले तो मेरे, आप अपनी प्रिय किताबों के बाद जो भी बताना चाहें, हाँ, तो जिस मैं बताना जी, चाहता हूँ जी, कि मेरे सबसे प्रिय कवि रहे हैं रिल्के, जी, जिनको 20वीं शताब्दी के आरंभ में उनका काल है, जी, और उनको पश्चिम में लगभग व्यापक रूप से 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा कवि माना जाता है। उनकी 2 कविताओं के समुच्चय हैं, एक है डुओनो एलेजीज़ और एक सोनेट्स टू ऑर्फियस। जी, आप देखिए, पश्चिम में बड़ी अद्भुत परंपरा ये है। मेरे पास इन दोनों के लगभग 9 अनुवाद हैं, अलग-अलग। अभी जी, ये एक अनुवाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये अभी जी, मेरे पास है। और जब जब चाहे आप खोलकर रिल्के को पढ़ सकते हैं। तो एक तो मेरे सबसे प्रिय कवि हैं रिल्के, और आदर्श कवि भी हैं। मतलब वो कठिन कवि हैं, लेकिन दूसरे, और रिल्के के बारे में ये भी दिलचस्प है कि उन्होंने मसलन, वो पेरिस में थे, और जो प्रख्यात मूर्तिकार है रोदां, जी, उनके सचिव थे। तो वो हर दिन सेज़ां का अ, एक प्रदर्शनी चल रही थी, देखने जाते थे, एक कमरे में जिसमें सेज़ां के चित्र थे, और अपनी जी, पत्नी को चिट्ठी लिखते थे। हर दिन लगभग 1 महीने तक उस प्रदर्शनी में, उस कमरे में जिसमें सेज़ां के चित्र लगे थे, वो जाते रहे और अपनी पत्नी को पत्र लिखते रहे। ये पत्र सेज़ां के बारे में जी, एक अद्भुत कला आलोचना की पुस्तक है, जो भी मेरी बहुत प्रिय है, उसका हमने हिंदी जी, अनुवाद करके छपवाया भी है। तीसरा, रिल्के बहुत पत्र लिखते थे,
हम जी। आप उनके जी, जो जी, उनके लेटर्स बहुत मशहूर। जी, हाँ, तो एक पूरी किताब है लाइफ एंड लव रिल्के, जिसमें रिल्के के उद्धरण दिए हुए हैं, यानी लोनलीनेस पर, यात्रा पर, इस पर, उस पर। तो एक किताब है रिल्केज वेनिस। जी, वो वेनिस में घूमे थे, तो उन्होंने हर जगह के बारे में कुछ लिखा है, वो सब जी, एकत्र कर दिया गया। इससे याद आया मुझे, मेरी एक और प्रिय पुस्तक है काफ्काज़ प्राग। जी, काफ्का मेरे दूसरे प्रिय लेखक हैं, जिनकी डायरियाँ, जिनके प्रेम पत्र और जिनकी कहानियाँ और उपन्यास सब अद्भुत हैं। जी, 21वीं सदी के आई मीन 20वीं सदी के शुरू में वो भी हुए, जी, और उनकी भी आयु बहुत कम थी, में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने तो अपने मित्र से ये कहा था कि वो सारी पांडुलिपियाँ जला दें, पर उनके जो मित्र थे मैक्स ब्रॉड, उन्होंने तय किया कि नहीं, वो जलाएँगे नहीं, उनको प्रकाशित करेंगे। तो काफ़्का ने जो वर्णन किया है अ, भयावहता का, क्रूरता का, हम पर राज्य सत्ता और धार्मिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता दोनों का जो मिला-जुला हम पर आतंक है, उससे उसका वो तो अद्भुत है। मतलब वो उसका कोई अ, वो है ही नहीं। तीसरे मेरे प्रिय हैं ऑक्टेवियो पाज़, जी, जो मैक्सिकन कवि जी, हैं और आलोचक हैं। बल्कि मैं आपको बताऊँ कि मेरी दिलचस्पी, क्योंकि मैं स्वयं कवि होने के साथ-साथ आलोचक हूँ, तो ऐसे कवियों में बढ़ी जो आलोचना भी लिखते हैं। ऑक्टेवियो पाज़ उनमें से जी, जी, एक हैं। जी, उनकी बिल्कुल। बहुत सारी पुस्तकें हैं जो अ, मसलन ये रखी है, देखिए द अदर वॉइस, हाँ? जी, अ, ऑक्टेवियो पाज़ का जो कहते हैं कि कविता दूसरी आवाज़ है। उनकी एक कविता, एक पंक्ति है कि कविता दूसरा इतिहास है, जी, अदर हिस्ट्री, अदर वॉइस। तो ऐसे ऐसे 3 कवि हैं जो जिन्होंने, एक सीमस हीनी है, जी, जो आयरिश कवि थे। जी, उन्होंने बहुत अद्भुत गद्य लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ द टंग, क्या कमाल की किताब है। जी, और तीसरे जेबनियव हर्बर्ट, जो कि पोलिश कवि हैं। इन तीनों ने बहुत अद्भुत गद्य लिखा है, और एक रूसी कवि जोसेफ ब्रॉडस्की। जी, इनमें से 3 को तो नोबेल पुरस्कार भी मिला, एबन्यू हर्बर्ट को मिलना चाहिए था, नहीं मिला। 5वें कवि हैं इव बोनेफा, जो फ्रेंच कवि। तो एक तरह के आध्यात्मिक किस्म के कवि। यानी अगर ऑक्टेवियो पाज़ में जो मेक्सिकन जीवन का जो सारा उस उत्साह और बहुलता है, वो उड़ेल दी गई है। जैसे कि पाब्लो नेरूदा में भी, जी, हालाँकि दोनों एक-दूसरे के से असहमत हुए थे, तो उसके ठीक बरक्स ई बोनफुआ में बहुत कम चीज़ें हैं, लेकिन उनसे ही ऐसा उजास पैदा होता है जो बहुत ही, और उन्होंने कलाकारों पर, कविता पर बहुत अद्भुत गद्य लिखा है। उनकी एक पुस्तक का नाम है द ट्रूथ ऑफ पेंटिंग, यानी जी, चित्र का सच क्या होता है, और उस पर जी, पूरा एक दार्शनिक विवेचन किया है। तो ये एक बड़ा जी, इससे एक तो 2 फ़ायदे होते हैं आपको। जी, एक तो आप जिस भाषा में साहित्य लिखते हैं, उसमें झगड़ा-झोट टुच्चापन भी बहुत है, उससे आपको मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि किताब में आप पढ़ रहे हैं, बड़े लोग हैं, उनका तो थोड़ा बहुत आपको ये भी रहता है कि एकाध कण आप पर भी गिर जाए, तो आप कम से कम टुच्चेपन के तो शिकार ना हो, अपने टुच्चेपन को तो कम से कम बरका सकें। दूसरा ये भी होता है कि आपको लगता है कि मनुष्य कितने रूपों में अपने को व्यक्त करता है, व्यक्त कर सकता और है। जी, मनुष्य की सच्चाई एक तरफ तो हमसे मिलती-जुलती है, सबकी मिलती-जुलती सी है, जी, और दूसरी तरफ उसमें इतने बारीक अंतर हैं, अंतर है। वाह! जो उन्हीं में संभव। जैसे मैंने इब्न जी, हर्बर्ट का अनुवाद भी किया, जी, और जी, उसका एक छोटा-सा अंश सुनाना चाहता हूँ। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये
घेराबंद शहर से रपट। जी। एक शहर है जो घेरा, उसमें घेरा, जी, जी, उससे बिल्कुल। रपट। हथियार उठाने और औरों की तरह लड़ने के लिए बहुत बूढ़े मुझे कृपा कर वृत्तांतकार के रूप में नियुक्त किया गया है। मैं लिखता हूं बिना जाने किसके लिए घेराबंदी का इतिहास। और के अंत में, अब जब मैं ये शब्द लिखता हूं, सुलह के वकील अपराजितों के दल के ऊपर हावी हो गए हैं। जीवात्माओं का सामान्य उतार चढ़ाव, भाग्य अधर में लटका, कब्रगाहें बढ़ती हैं, घटती हैं संख्या रक्षकों की, पर मोर्चाबंदी चलती है और आखिर तक रहेगी। अगर शहर का पतन भी हो जाए लेकिन हुँ, कोई एक बचा रहे, तो वो शहर उठाए चलेगा अपने क्या बात है! अंदर। देश निकाले के रास्तों पर वो शहर होगा। हम भूख का चेहरा देखते हैं, आग का चेहरा, मौत का चेहरा और सबसे बुरा राजद्रोह का चेहरा, और हमारे सपने भर अपमानित नहीं हुए। हाँ, ये जो ये जी, जो उछाल है, और जिसमें आप देखें कि कोई कोई ऐसा शब्द जी, नहीं है या कोई ऐसी जी। छवि हुँ, नहीं है जो आपको अपने आसपास की नहीं किसी लगेगी। स्थिति की याद न जी, दिलाए। जी। अच्छा, इनको पढ़ते हुए सर अनुवाद की आवश्यकता या अनुवाद की महत्ता पर भी बार-बार ज़हन जाता होगा कि हिंदी में ये इन सारे लोगों को लाना कितना ज़रूरी है या अनुवाद कितना ज़रूरी है? देखिए, अनुवाद तो 3-4 तरह से ज़रूरी है। एक तो आपको ये जानना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, और जी, हिंदी में विश्व साहित्य के अनुवाद की परंपरा बहुत पुरानी नहीं है। जी, उसके भी 70-80 बरस ही हुए हैं। प्रेमचंद ने अनुवाद किए, जैनेंद्र ने अनुवाद किए, रामचंद्र शुक्ल ने अनुवाद किए, निराला ने अनुवाद किए, कई। और आगे बढ़ते-बढ़ते तो ऐसा कोई महत्वपूर्ण कवि नहीं होगा जिसने किसी न किसी विदेशी या की भाषा, इतर भाषी कवि का अनुवाद न किया हो। तो एक तो अनुवाद की परंपरा को। दूसरी ये है कि अनुवाद से आपको पता चलता है कि किस तरह का साहित्य दुनिया में हो रहा है, हो रहा है, दिखाया जा सही। रहा है। मतलब आप जिस दुनिया में रह रहे हैं, वो तो बहुत वसी हो चुकी है ना, वो तो बहुत जी, फैल चुकी है। और उसके फैलने का एक बड़ा हिस्सा साहित्य है। साहित्य। साहित्य बहुत फैला है। तो जी, आप एक सांस में आप बात कर सकते हैं संसार के साहित्य की। अगर आपके यहाँ, जैसे मेरे पास में विश्व कविता का तो इतने संकलन हैं, यानी उनकी भरमार है। जी, कवियों की के एकल संग्रह बहुत सारे हैं, और जी, बहुत सारे इस तरह के, जैसे देखिए, मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी सिस पोएट्री। जी। फिर 6 स्लोवेनियन पोएट्स। अब स्लोवेनिया का नाम कौन जानता है? हाँ, लेकिन ऐसी कविताओं के तो अनुवाद बहुत ही ज़रूरी काम। दूसरी बात ये है कि अनुवाद से आपकी अपनी भाषा का विस्तार होता है। हुँ, उसमें जो जीवन प्रकट हुआ है, उस जीवन के अलावा जो और जीवन है दुनिया में, वो प्रकट होता है, जो कि अनुवाद ना होता तो नहीं आता। तीसरी बात, आप अपनी भाषा की शक्ति और संभावना को पहचानते हैं अनुवाद करके। क्या बात मैं है! जब पोलिश कवि चेस्लाव मिलोश की कविताओं का अनुवाद कर रहा था, तो उनमें ईसाई बिंबमालाओं का बहुत उपयोग है, जी, और खासकर गिरजाघर में जो चीज़ें होती हैं। तो एक इसमें गिरजाघर की बहुत सारी चीज़ों का ज़िक्र था, तो मैं हाथ डाल बैठा था कि इसको तो अनुवाद नहीं कर पाएँगे, क्योंकि ये शब्द ही नहीं होंगे। मेरे साथ जो मेरी सह अनुवादिका थी, पोलिश विदुषी रेनाटा चिकाल्स्का, उन्होंने कहा कि नहीं-नहीं, शब्दकोश तो देखते हैं। तो हमने जब हिंदी शब्दकोश देखा, तो उनमें से अधिकांश के लिए हिंदी में शब्द हैं, जिसका मुझे पता नहीं था, और कम से कम कविता में उनका कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ। इस्तेमाल नहीं हुआ। तो फिर हमने अपने भाषा के
की जो शब्द संपदा है उसको भी पहचाना अनुवाद के माध्यम से कि इसको कैसे कहें। तो कहन के और जो कहा जा रहा है उसके बहुत सारे रूप प्रकट होते हैं। आप जिस दुनिया में हैं वो जी, दुनिया कितनी फैली हुई है, कितनी जी। जटिल है, उसमें क्या हो रहा है, ये जानने का अनुवाद बहुत बड़ा माध्यम है। और एक दो बात मैं हिंदी 2 कहूँगा, दुनियाओं में एक रिश्ता बन जाता है। जी। एक दूसरा, हिंदी भारत की सबसे आतिथेय भाषा है। हमारी भाषा में हर भाषा से अनुवाद मिल जाएगा। अगर आपको मोटे तौर पे ये जानना हो इस जी। समय भारतीय साहित्य में क्या हो रहा है, हुँ, तो आप ये हिंदी में जान सकते हैं। उसमें अच्छे बुरे ऐसे अनुवाद मिल जाएंगे। ये बहुत कम दूसरी भाषाओं में है। सही। ऐसा बांग्ला में नहीं हो सकता, ऐसा असमिया में नहीं हो सकता, शायद उड़िया में नहीं हो सकता, शायद मलयालम में हो सकता है, मराठी में किसी हद तक हो सकता है। तो ये बात भी, अब ये अलग बात है कि हमारे यहाँ हिंदी भाषी दूसरी भाषा नहीं सीखते, खासकर दक्षिण की सही। भाषाएं नहीं सीखते। वो कोई दक्षिण भारतीय तमिल भाषी या कन्नड़ भाषी हिंदी सीखता है और फिर अपनी भाषा से हिंदी में अनुवाद करता है। तो चूंकि जी, उसने हिंदी उसकी पहली भाषा नहीं है, मातृभाषा नहीं है, इसलिए एक अटपटापन सा उसमें रहता है। पर इस सब के बावजूद हिंदी में अनुवाद हैं। एक ज़माने में तो हम लोगों ने शरत चंद्र और बंकिम चंद्र और रवीन्द्रनाथ को ऐसे पढ़ा था जैसे वो हिंदी के ही लेखक हों। हमने थोड़ी देखा था कि वो हंस कुमार तिवारी के अनुवाद है, हमको लगता था ये तो हमारे ही लेखक हैं। सर ये बताएँ कि अगर मैं आपसे ये पूछूँ, जो मैंने पिछली बार भी जब आपसे बात हुई थी तो पूछा था, कि जो लोग नहीं पढ़ते हैं, उन्हें क्यों पढ़ना चाहिए? पुस्तकों की महिमा क्या है? किताबों का महात्म्य क्या है पढ़ने का? देखिए, मैं तो पुस्तक जीवी हूँ। मैं अपने को पुस्तकों के कारण ही द्विज मानता हूँ। यानी मेरा जैविक जन्म तो मेरे माता-पिता के कारण हुआ, उनसे हुआ, लेकिन मेरा असली जन्म तो पुस्तकों से हुआ। मैं तो बहुत छोटा जब था, तो पुस्तकों के खरीदने के लिए अपने नाना की जेब से रोज़ रुपए चुराता था। तो अच्छा, पुस्तकें एक पुस्तकें आपको 4-5 चीज़ें सिखाती हैं। जी, एक तो ये सिखाती है कि आपके जीवन के ठीक बगल में, ठीक पड़ोस में, 2 गज की दूरी पर एक दूसरा धड़कता हुआ जीवन भी है, जिससे आपका संबंध, परिचय होना चाहिए, एक बात। यानी वो आपका जो भौतिक जीवन है, उसकी जो सीमाएँ हैं, उनको लाँघ कर जी, विराट जीवन से आपको जोड़ती। एक तो ये करती हैं, यानी आपको दूसरा जीवन भी देती हैं, जो आपके जीवन से कहीं ज़्यादा बड़ा, कहीं ज़्यादा जटिल, कहीं ज़्यादा विविध है, एक बात। दूसरी बात, वो आपको ये भी बताती हैं कि मनुष्य क्या कर सकता है जी। और क्या नहीं कर सकता है। यानी या क्या ट्रेजेडी करना आपको चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? जी, ये भी कि क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, क्या उसे करना चाहिए और क्या उसे नहीं करना चाहिए। कैसे असंभव और अ, सर्वथा असह्य समयों में भी मनुष्य सपने देख सकता है। एक नए किस्म की उम्मीद की दरार खोज सकता है, जबकि निराशा का अंधकार छाया हो। तो आप, तीसरी बात, पुस्तकें आपको विनयशील बनाती हैं। वो आपको विनय का पाठ सिखाती हैं कि इतना जी, चढ़ बढ़ के मत बोलो। अगर तुम साहित्यकार हो तब भी तुम्हें विनयशील होना चाहिए, और अगर तुम साधारण नागरिक हो तब भी तुम्हें विनयशील होना चाहिए। पुस्तकें ये भी बताती हैं कि मनुष्य ने यानी आपका जो समय है, अब हम हैं 2021 में है,
लेकिन एक ऐसी पुस्तक मैं पढ़ रहा हूँ, एक पुस्तक उपन्यास है, स्लोविक डिक्शनरी ऑफ क्या तो भी नाम है, जो हमें 16वीं सदी में ले जाएगा। जी। आप पढ़िए राम कथा और महाभारत तो और पुराना कहीं ले जाएगा। तो पुस्तकें आपको अपने समय से मुक्त भी करती और बिल्कुल दूसरे समय, पिछले समय में ले जा सकती हैं, जो कोई और नहीं कर सकता। यानी सही। फ़िल्में जो हैं, जो ऐसा करती हैं, वो असल में तो पुस्तक का ही एक नया रूप है, जी, वो देखा जाए तो। तो जी, इसलिए पुस्तकें तो आपको समय से मुक्त भी करती हैं और समय में रहकर कैसे साहसी बने रहना, निर्भीक बने रहना, इसकी सीख भी देती हैं। तो पुस्तकों की तो जो दुनिया है, वो तो बहुत अद्भुत दुनिया है और जो पुस्तकों से दूर हैं, बहुत लोग दूर हैं, उनको मैं अभागा ही कहूँगा। उनके बगल में सब कुछ है, उनके पड़ोस में सब कुछ है, उनके पड़ोस में ही अनंत है, उनके पड़ोस में ही देवता हैं, उनके पड़ोस में ही चुड़ैलें हैं और दैत्य हैं और उनके पड़ोस में ही अ, न जाने कितने तरह के प्राणी हैं। उनसे बेखबर रहना, क्या मनुष्य बात के जीवन का अर्थ क्या निकलेगा? क्या बात है! सर मुझे मैं सवाल के बिल्कुल आखिरी पड़ाव में हम आ गए इस बातचीत के। ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आमतौर पे मैं ये सवाल सबसे नहीं पूछता, लेकिन आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था कविता का उजास। मैं वहाँ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कविता की क्या अहमियत है? एक कवि से मैं ये पूछ रहा हूँ कि कविता क्या है? और क्यों वो अलग है गद्य से या किसी और विधा से और उसकी क्या अहमियत है? देखिए, तो जिसने प्रेम ना किया हो उससे प्रेम के बारे में पूछना, उसको प्रेम के बारे में बताना बेकार है, हाँ? क्योंकि उसने किया ही नहीं है, जो भुक्तभोगी नहीं है। जिसको कविता का दंश न लगा हो, है। उसको आश्वस्त करना कि कविता क्या करेगी। देखिए, कविता कई चीज़ें एक साथ कर सकती है। वो आपके आत्म को, यानी आपके आंतरिक जीवन को आपके बाहरी जीवन के साथ जोड़ सकती है। आपको एक समय और कई समयों के बीच जो दूरी है उसको घटा सकती है। आपको बहुत थोड़े में ये बता सकती है कि आप कितने मनुष्य हैं, कितने मनुष्य हो सकते हैं, कितने मनुष्य नहीं हो पा रहे हैं। क्या थोड़े में ही आपको बता सकती है कि आज आप जिन शक्तियों से घिरे हैं, वो कैसे मनुष्य विरोधी हैं, कविता विरोधी हैं और तरह-तरह के चीज़ों के विरोधी हैं। कविता ये भी बता सकती है कि हर चीज़ पर प्रश्न उठाया जा सकता है। जी, धर्म पर, नीति पर, संविधान पर, सभ्यता पर, संस्कृति पर, भाषा पर, जी, राजनीति पर तो ही, सब पर प्रश्न उठाया जा सकता है। जी, कविता ये भी कर सकती है कि जब जी, आप बिल्कुल अकेले हों और आपको लग रहा हो कि सब लोगों ने जैसे आपको छोड़ दिया है या कि आप सब लोगों से दूर हो गए हैं, तो वो आपको कई तरह की चीज़ों से जोड़ सकती है। वो आपको एक पहाड़ और नदी से जोड़ सकती है, वो आपको पक्षी से जोड़ सकती है, वो आपको धीरे-धीरे हवा में तैरती गिर रही पीली पत्ती से जोड़ सकती है। हाँ, वो आपको एक बच्ची की किलकारी से जोड़ सकती है। जी, अगर आप कविता को अवसर दें, क्या वो बात! जोड़ सकती है अगर आप उसको ये करने का अवसर दें और आप में धीरज हो। आप जल्दबाज़ी में हैं, तो खुदा के लिए कविता आपके किसी काम की नहीं। क्या बात है! खुदा भी वैसे तो आपके काम का ना होगा शायद, लेकिन खुदा की लेकिन अगर कविता के आपके पास है तो शायद जो आपके मिजाज में जो जल्दबाजी है वो भी सही हो सकती है, उसकी इस्लाह हो सकती है, अगर कविता के हाँ, करीब हाँ, आप तो ये तो हाँ, ज़रूर, ज़रूर। जी, ये कम से सर असल में जी, रघुवीर जी, साहब की एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, जी, हम तो पूरा का पूरा लेंगे, कम से कम की बात न हमसे कहिए। क्या बात! तो कविता
आपके पूरे अस्तित्व को संबोधित करती है। अगर आप कविता को पढ़ें, तो उसकी ध्वनि से आवाज़ जो है, उससे आपको अनेक अर्थ खुलेंगे। कवियों को कभी पढ़ते सुनिए, जो अच्छे कवि अच्छा पढ़ते हैं, सब नहीं पढ़ते। तो आपको समझ में आएगा ऐसी चीज़ें जो आप पढ़ते तो ना समझ में आती। तो कविता के अनेक रूप संभव हैं और कविता में इतनी विविधता है। मैं इन दिनों कोशिश जी, कर रहा हूँ पिछले लगभग 50 वर्ष की कविता का एक संचयन तैयार करूँ जी, और ऐसे भी कवियों को उसमें शामिल करूँ जिनकी कुल एक कविता अच्छी है। वो कुछ और मसरफ के नहीं निकले वो, और जी, एक कविता अच्छी लिखी तो उसको बचना चाहिए। जी, तो एक इतनी लंबी कतार है तो उसमें विषय, मतलब हमने विषयों का विभाजन किया तो वो 25-30 विषय बन जाते हैं। जी, प्रेम और प्रकृति और यात्राएँ और चीज़ें और मानवीय संबंध और परिवार और पड़ोस और अ, नदी और पर्वत और क्या-क्या, ऐसा कुछ है ही नहीं जिसके बारे में जी। कोई ना सर कोई इसमें कविता एक ना। एक बात यहीं से निकल आई, हालाँकि वो बात मैंने छोड़ दी थी पहले, लेकिन अब मैं पूछ लेता हूँ कि आप किताबों की तरफ और उससे भी आगे बढ़कर कविता की तरफ कैसे आए? ये जो कवि हृदय आप में एक विकसित हुआ, ये कैसे शुरुआत की बात अगर मैं तो पूछूँ? शुरुआत में असल में देखिए, हम तो एक छोटे शहर के रहने वाले थे। हमारा जी, एक मध्यवर्गीय परिवार था। मैं अपने माता-पिता की सबसे बड़ी संतान था, सबसे बड़ा बेटा था जी, और हम लोग 8 भाई-बहन थे और चूँकि हमारे चाचा यानी ताऊ की जल्दी ही मृत्यु हो गई, तो उनकी 2 बेटियाँ थीं, वो भी हमारी बड़ी बहनें थीं, तो हम लोग 10 लोगों का परिवार था। अब मैं सबसे बड़ा बेटा था। तो मेरा सबसे जो छोटा भाई है, उदयन जी, वाजपेयी, वो जी, भी कवि है। वो डॉक्टर भी है, मतलब वो पढ़ाता है मेडिकल कॉलेज में, लेकिन जी, कविता लिखता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अकेलापन लगता था क्योंकि तो अकेलेपन में आप कई चीज़ें, तो मैंने शब्दों से खेलने की शायद जुगत सोची होगी। तो जी, मैंने पहली कविता लिखी जब मैं 9 साल का था और 6वीं क्लास में था, जब पहला गणतंत्र दिवस मनाया जाने वाला था और भारत जी, को गणतंत्र घोषित किया जाने वाला था। जी, तो तब से फिर जो लगी, तो जब आप समझिए कि मैं कायदे की कविता लिखने का ही अरसा करीब 60 तो हो ही गए, 60 वर्ष। तो ये तो एक निचट बेशर्मी है कि आप एक ही विधा से, जबकि इस दौरान उपन्यास और कहानी ज़्यादा लोकप्रिय हैं, वगैरह-वगैरह। तो मेरी कई रुचियों में लोकप्रियता से अलग जाने की कोशिश रही है। मैं शास्त्रीय संगीत पसंद करता हूँ, उसमें भी ध्रुपद ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो जी, जो कठिन है वो कठिनतर जो है क्या इत्यादि। अच्छा, इतने सारे लोगों से आप मिले होंगे, इतने आपने तो चूँकि एक आपकी ज़िम्मेदारी भी थी काम के हुँ, बतौर, इतने सारे बड़े साहित्यकारों से, तो अब जब आप इस अ, दौर में हैं अपने जीवन के, तो आपको किनसे मुलाकातें याद आती हैं जो आपको लगता है कि यार ये एक काम हो गया जो हो गया बस, कि जिनसे मिलना, जिसको फिराक हाँ, कहते थे ना कि याद करोगे तुमने फिराक को हाँ, देखा है, हाँ, हाँ, तो तो ऐसे जी, तो कई लोग थे। जैसे मुझे मुक्तिबोध और अज्ञे और शमशेर तीनों से बहुत कम उम्र में मैं मिल गया था और तीनों मुझे बहुत अलग-अलग स्वभाव के थे, लेकिन उनसे मिलने का एक अलग, हर एक से मिलने का एक अलग रंग था। और बाद में ऐसे लोग जिनसे काफ़ी बहस और जी, ये सब भी होता था, ऐसे लोग भी मिले। मसलन श्रीकांत वर्मा थे जिनसे बहस भी होती थी। फिर हमारे मित्र कमलेश थे, जो इतने वो मुझसे ज़्यादा पढ़ाकू थे। मतलब आप किसी भी विषय में किसी नई किताब का नाम लें, जैसे आपने कहा कि नृतत्व की एक नई किताब आई है, तो वो उस लेखक की पिछली किताब का ज़िक्र कर देते थे कि वो पहले उन्होंने ये भी लिखा था। तो ऐसे लोग भी थे और हालाँकि बहुत अच्छे कवि थे वो। अ,
विदेशों में ऐसे बहुत सारे लोग मिले जिनसे मिलना एक अद्भुत, जैसे शिम्बोर्स्का से मेरी मुलाकात। वो जी, अंग्रेज़ी बोलती नहीं है। वो ऐसे मैंने उनके अनुवाद किए थे, तो ऐसे बहुत सुंदर थीं और बहुत अ, मालाएँ-वालाएँ पहन रखी थी रत्नों की, और नोबेल पुरस्कार तो मिल ही चुका था उनको। जी, तो वो देखती रहीं, फिर उन्होंने सिर्फ़ इतना कहा कि मैं एक शब्द भी नहीं समझी कि ये मेरी कविता है, पर मुझे आपकी भाषा की के संगीत ने बड़ा प्रभावित किया। तो आप सोचिए कि जिस हिंदी में मुक्त छंद को लेकर आपने शुरू में जी, ऐतराज़ था किया, उसी मुक्त छंद में शिम्बोर्स्का को संगीत नज़र आ रहा है। जी, तो ये अजब किस्म के अनुभव होते थे जिनमें आपको लगता था जी, कि अरे! ये कहाँ से कैसी दुनिया। एलन गिन्सबर्ग से मेरी मुलाकात हुई, बल्कि हमने अमेरिका में भारतीय कविता समारोह किया था। मैं जी, उसका भारतीय वो था नियोजक, और वो अमरीकी नियोजक थे। अब उनसे मुलाकात हुई तो वो तो बिल्कुल ही मतलब अ अ, जैसे विस्फोट होता था। एक आदमी न हुआ, एक विस्फोटक हुआ जैसे, क्या बात! ऐसे वो थे। तो उनसे जो बातचीत हुई तो वो मतलब ये अलग किस्म का दुनिया बनती है। जी। सर बहुत शुक्रिया, बहुत सारी बातें कविता के बारे में, जीवन के बारे में, पुस्तकों के बारे में, लेखन के बारे में आपसे पता चली और मुझे लगता है कि जो लोग सुनेंगे इसको जब ये आएगा, तो उनके लिए भी बहुत काम की होंगी। बहुत ज़रूर, शुक्रिया सर। नमस्कार।